हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी 2022 के बहुत ही दमदार क्वेश्चन। आज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। मतलब कोई ना कोई एग्ज़ाम में तो फंसने ही वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। पूरा वीडियो देखिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन तो, कई बार बोलूँगी ये लाइन आज मैं, कि कहीं ना कहीं ये पूछने ही वाला है, तो इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा। और जैसा कि हम लोग डेली करते आ रहे हैं कि क्या करना है कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, एंड लास्ट में एक क्वेश्चन होता है आपके लिए जिसका आंसर आपको क्या करना होता है, कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले ही क्वेश्चन पे आप लोग क्या करिए, जितने स्टार बनाना है बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं कि देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। और हाँ गाइज, आज वीडियो लंबा हो सकता है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना है, एक एक फैक्ट को देखना है, स्किप कोई भी फैक्ट नहीं करना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए हमारा आंसर सही होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या मैंने कहा, फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन। देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई है, गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। अगर बात करें कि सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत का, तो वो कौन सा है, भारत रत्न। दूसरे नंबर का क्या है, ये तो आपको पता चल गया। अभी हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, पद्म पुरस्कार की। तो पद्म पुरस्कार ये 3 प्रकार के हैं, 3 श्रेणियों में दिए पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, पद्म पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, एंड थर्ड है पद्म श्री। अगर हम बात करें पहले किसका, पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण जो है वो 4 लोगों को प्रदान किया गया है। कितने लोगों को, 4 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं, किसको किसको दिया गया है। तो जो पद्म विभूषण दिया गया है वो किसको दिया गया है, ये देख लेते हैं। सीडीएस, जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी क्या हुई है कि अभी चॉपर क्रैश में उनका देहांत हो गया था, तो इनको मरणोपरांत ये क्या किया गया है, पद्म विभूषण, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जा रहा है। तो पहले तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, इनको पहले किसको दिया गया, पद्म विभूषण सीडीएस, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, जो कि कहाँ से, उत्तराखंड से। ये कहाँ से है, उत्तराखंड से। और किस श्रेणी में इनको दिया गया है, श्रेणी भी पूछ लेता है कभी कभी, नाम दे देगा कि इनको दिया गया पद्म विभूषण, किस श्रेणी में इनको दिया गया है। तो इनकी श्रेणी क्या है, सिविल सेवा। क्या श्रेणी है इनकी, सिविल सेवा। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं किसको मिला है, कल्याण सिंह को मिला है। सेकंड कौन, कल्याण सिंह, एक मिनट, कल्याण सिंह देख रहे होंगे आप लोग, ये हैं कल्याण सिंह। तो ये बीजेपी के दिग्गज नेता और यूपी के पूर्व सीएम रह चुके थे कल्याण सिंह, इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कल्याण सिंह कहाँ के, उत्तर प्रदेश, और इनको किसके लिए दिया गया है, लोक कल्याण के लिए। किस श्रेणी में इनको दिया गया है, लोक कल्याण श्रेणी में इनको दिया गया है। चलते हैं थर्ड देख लेते हैं हम, तीसरा किसको मिला है। तो तीसरा जो मिला है, प्रभा आत्रेय को मिला है। किसको मिला है तीसरा पद्म विभूषण, प्रभा आत्रेय को मिला है। ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की। और किस फील्ड में इनको मिला है, किस श्रेणी में इनको मिला है, तो इनको मिला है कला। क्यों, क्योंकि ये संगीत की क्या है, दिग्गज हस्ती हैं, इनको पद्म विभूषण मिला है। देख रहे होंगे आप लोग,
ये हैं प्रभा आत्रे। तो श्रेणी लिखिए, कला श्रेणी में इनको मिला है, महाराष्ट्र की हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या नाम है इनका, राधेश्याम खेमका। राधेश्याम खेमका को भी पद्म विभूषण मिला है। ये हैं राधेश्याम खेमका जी। इनको किस फील्ड में मिला है, साहित्य और शिक्षा श्रेणी में मिला है। साहित्य और शिक्षा श्रेणी में इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि 4 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। पहला नाम लिख लीजिए, प्रभा आत्रे, महाराष्ट्र, कला की श्रेणी में। सेकंड, राधेश्याम खेमका, उत्तर प्रदेश, साहित्य और शिक्षा। राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश और साहित्य और शिक्षा फील्ड से मिला है। इनको मिला है जनरल बिपिन रावत, उत्तराखंड, सिविल सर्विसेज की श्रेणी में। कल्याण सिंह, लोक कल्याण की श्रेणी में इनको मिला। तो कल्याण सिंह और कल्याण के क्षेत्र में भी इनको मिला है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलते हैं, अब बात करते हैं पद्म भूषण की। किसकी बात करते हैं, पद्म भूषण की। पद्म भूषण, तो पद्म विभूषण चारों तो नाम एकदम बाय टंग होना चाहिए आप लोगों को। और पद्म भूषण जो है ये कितने लोगों को मिला है, 17 लोगों को मिला है। ये नोट करिए, क्योंकि पूछ लेता है कि कितने लोगों को मिला है पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो ये 17 लोगों को दिया गया। अब 17 के नाम तो याद नहीं रह पाएंगे, हो सकता है कुछ लोग याद कर लें, लेकिन इसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और बाकी सब ऐसे सरसरी निगाह से देख लेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं पद्म भूषण। पहला तो नाम देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता को पद्म भूषण मिला है, जिनका क्या नाम है, गुलाम नबी आज़ाद। क्या नाम है इनका, गुलाम नबी आज़ाद। नोट कर लीजिए इसको कि इनको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पद्म भूषण इनको मिला है। क्या नाम है इनका, गुलाम नबी आज़ाद, जो जम्मू कश्मीर के क्या रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं और देख लेते हैं। तो सबकी फ़ोटो तो नहीं मैंने ली है, जो इम्पोर्टेंट थे उन्हीं का ले लिया, ताकि दिखा दूं कि आप लोगों को क्लियर है। चलिए, बाकी नाम मेरे पास है, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। एक मिनट, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पहला मैंने क्या बताया, नोट कर लीजिए, गुलाम नबी आज़ाद। इनको किस फील्ड के लिए मिला है, पब्लिक अफेयर्स, लोक कल्याण के लिए मिला है। और किस ये स्टेट से है, जम्मू कश्मीर। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है, इनकी भी चर्चा भी हम लोग करेंगे। अभी इनको स्किप करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी इनकी चर्चा करते हैं, तब तक आगे का देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, गाइस, एक आप लोग नोट कर लीजिए, देवेंद्र झझारिया। एक नोट कर लीजिए, इनको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। किसको, देवेंद्र झझारिया को। देवेंद्र झझरिया जो हैं, झझारिया नहीं, इनका झझरिया नाम है, देवेंद्र झझरिया। ये इनको किस फील्ड में, खेल श्रेणी में इनको मिला है। और ये कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। आगे देख लेते हैं, एक मिनट, और इनका नाम देख लीजिए, राजीव महर्षि को भी मिला है। क्या मिला है, पद्म भूषण। अभी जो मैं चर्चा कर रही हूँ पद्म भूषण की कर रही हूँ, क्योंकि पद्म विभूषण बता चुके हैं। अब कंफ्यूज मत होइएगा, अभी जो बता रहे हैं लाइन से नोट करते रहिए। 2 ऑलरेडी बता चुके हैं, तीसरे नंबर पर नोट कर लीजिए, श्री राजीव महर्षि, सिविल सेवा फील्ड में इनको मिला है। ये कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। इनको देख लेते हैं, श्री सत्यनारायण नडेला, ये अमेरिका के हैं। और ये किस फील्ड से हैं, किस श्रेणी के हैं, व्यापार और उद्योग जगत के से किस श्रेणी में इनको मिला है। क्या नाम है उनका, श्री सत्यनारायण नडेला। इनको भी दिखाई दे रहा है कौन है, श्री सत्यनारायण नडेला। एक मिनट, ये आप लोग देख रहे होंगे, इसमें से
सत्यनारायण नडेला ये हैं, सत्य नडेला कहा जाता है इनको, सत्य नडेला ये हैं। और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट, जैसा कि यहाँ लिखा भी होगा, मैं एक मिनट थोड़ा शॉर्ट कर दूँ, स्मॉल साइज, देखिए क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं ये सत्य नडेला। और ये जो है क्या नाम है इनका, सुंदर पिचाई, इनको भी क्या मिला है, ये इनका नाम है सुंदर पिचाई और इनका नाम है सत्य नडेला। तो सत्य नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और ये जो है ये अल्फ़ाबेट के प्रमुख कौन है, सुंदर पिचाई, इनको क्या मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। किस कैटेगरी में इन दोनों को दिया गया है, ट्रेड इंडस्ट्री कैटेगरी में दिया गया है, यानी व्यापार की श्रेणी में इनको दिया गया है। और ये दोनों कहाँ से है, तो कहाँ से है ये, अमेरिका से, अमेरिका से। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये देखिए, ये बता रहे थे, ये भी अमेरिका के और ये भी अमेरिका के, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, इनका अभी नाम नोट कर लीजिए, श्री साइरस पूनावाला, ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, व्यापार और उद्योग श्रेणी में इनको मिला है श्री साइरस पूनावाला, श्री साइरस पूनावाला, महाराष्ट्र व्यापार, इनको भी पद्म भूषण मिला है। और देख लेते हैं, वैसे इतना बहुत है, एक और देख लेते हैं, श्री संजय राजाराम, इनको क्या मिला, मरणोपरांत मिला, नोट कर लीजिए, मरणोपरांत इनको पद्म भूषण से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत श्री संजय राजाराम को पद्म भूषण दिया गया है। और ये कहाँ के हैं, मैक्सिको के हैं, और किस श्रेणी के हैं, विज्ञान और इंजीनियर श्रेणी में इनको मिला है, विज्ञान और इंजीनियरिंग श्रेणी में इनको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, 17 लोगों को। अब फटाफट देख लेते हैं और किसको मिला, इनका नाम तो नोट कर लीजिए, जितना भी मैंने बताया है एक एक के बारे में बताया है। और फटाफट देख लेते हैं बाकी और कौन है, जैसे ये प्रतिभा राय हैं, प्रतिभा राय, इनकी प्रतिभा किस में प्रतिभा है, इनकी शिक्षा में, साहित्य में इनकी प्रतिभा है। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगा करके, ट्रिक लगा करके आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं कि प्रतिभा राय को साहित्य और शिक्षा श्रेणी में मिला है। ये कहाँ की है, ओडिशा। और देख लेते हैं, राशिद खान कला की श्रेणी में इनको मिला है, ये कहाँ के, उत्तर प्रदेश, और ये तो बता ही चुके हैं। और देख लेते हैं, सुश्री मधुर जाफरी, ये किस में इनको मिला है, अन्य श्रेणी में, जैसे पाक कला में इनको मिला है, अमेरिका से हैं। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी को मिला है, साहित्य और शिक्षा से, उत्तर प्रदेश के हैं। स्वामी सच्चिदानंद, साहित्य और शिक्षा, गुजरात। बाकी तो हो गया है, बता चुका है सारे। चलते हैं अब डिस्कस कर लेते हैं पद्मश्री के बारे में। किसके बारे में, पद्मश्री के बारे में। पद्मश्री कितने लोगों को मिला है, 107 लोगों को। पद्मश्री कितने लोगों को सम्मानित किया गया पद्मश्री से, तो 107, 107। अब 107 तो बिल्कुल भी नहीं कोई तैयार कर पाएगा, कोई भी हो, ठीक है, अब होंगे जो याद कर लेगा। चलते हैं हम लोग इसमें से इम्पॉर्टेंट 4-5 जो पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं। बाकी अधिकतर तो पद्म भूषण ही पूछता है, विभूषण यही सब पूछता है, लेकिन पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, कह नहीं सकते हैं। तो चलिए पद्मश्री की बात कर लेते हैं। पद्मश्री तो इसमें नोट करिए, नीरज चोपड़ा, इनका नाम तो सबको पता ही होगा, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। ये भाला फेंक में क्या, एक मिनट, भाला फेंक में ये इन्होंने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। और नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। हरियाणा के हैं और खेल श्रेणी में उनको मिला है, ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा आप लोग नोट कर लीजिए, वंदना कटारिया, ये कहाँ की हैं, उत्तराखंड की हैं। ये कहाँ की हैं, उत्तराखंड की हैं। ये यूके, मतलब वो यूके मत, यूनाइटेड किंगडम मत जानिएगा, यूके शॉर्ट में, इसीलिए हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड शॉर्ट में बार बार लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए यूके, उत्तराखंड। वंदना कटारिया कहाँ, ये किस श्रेणी की, खेल श्रेणी में इनको मिला है पद्मश्री, और उत्तराखंड से हैं। और गाइज इनको उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी
नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का वंदना कटारिया को। और देख लेते हैं तीसरे नंबर पर अवनी लेखरा या लेखारा, ठीक है। तो इनको भी क्या मिला है, खेल श्रेणी में ही मिला है पद्म पुरस्कार, पद्मश्री इनको खेल श्रेणी में मिला है। और ये कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं। ये कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं। क्लियर हो रहा होगा। और नेक्स्ट नोट कर लीजिए, सोनू निगम को कला श्रेणी में मिला है। और ये कहाँ के, महाराष्ट्र। एक और नोट कर लीजिए, प्रमोद भगत इनको खेल श्रेणी में मिला है। और ये कहाँ के हैं, ओडिशा। तो ये जो 4-5 मैंने बताया है पद्मश्री में, इसको तैयार कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्रमोद भगत खेल, ओडिशा, वंदना कटारिया खेल, मतलब जितना पद्मश्री में मैंने बताया सभी खेल से रिलेटेड है, एक को छोड़ करके। किसको, सोनू निगम, वो कला श्रेणी में उनको मिला है, महाराष्ट्र के हैं। बाकी प्रमोद भगत, नीरज चोपड़ा, इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। वंदना कटारिया उत्तराखंड खेल, अवनी लेखारा राजस्थान खेल, प्रमोद भगत ओडिशा खेल। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा सेशन। अगर समझ में आ रहा हो तो फटाफट शेयर भी करते रहिए और लाइक तो तुरंत कर दिया करिए। और जो नए हैं, अभी नए हैं देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले कुछ और दिखाना था, मैंने बताया भी था कि अभी इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक मिनट। ये इस समय चर्चा में बन गए हैं। कौन चर्चा में, कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जी और संध्या मुखर्जी, अनिंदो चटर्जी को पद्म पुरस्कार, इन लोगों ने क्या किया, पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया। तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम हैं। कौन, बुद्धदेव भट्टाचार्य जो हैं, ये क्या हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम रह चुके हैं। तो इनका भी क्या था, पद्म पुरस्कार यानी पद्म भूषण के लिए इनका नाम चयन किया गया था। पद्म भूषण देने के लिए इनका नाम चयन किया गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, पद्म पुरस्कार लेने के लिए मना कर दिया, इनकार कर दिया। और ये कहा कि उन्हें तो इस बारे में बताया ही नहीं गया था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, वहाँ पर ये बहुत ही मतलब कहा जाए तो एक तरह से इंसल्ट है जो इन्होंने किया है, इसीलिए बहुत चर्चा में है। और इन्होंने भी मना कर दिया। क्या नाम है, एक मिनट देख लेते हैं। एक है तबला वादक पंडित अनिद्य चटर्जी, ये देख रहे होंगे, अनिद्य चटर्जी। और एक जो है गायक हैं, क्या नाम है इनका, संध्या मुखोपाध्याय। ये संध्या मुखोपाध्याय हैं और ये तबला वादक हैं। क्या नाम है इनका, अनिद्य चटर्जी। इन्होंने भी मना कर दिया लेने से। तो एक मिनट दिखा देते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम लेफ्ट पार्टी के बड़े नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ऐलान किया कि वे पद्म भूषण क्या करेंगे, नहीं लेंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे पद्म भूषण मिलने की जानकारी नहीं है, मुझे इस बारे में क्या किया, बताया ही नहीं गया। लेकिन अगर मुझे यह पुरस्कार दिया जा रहा तो मैं इसे लेने से क्या करता हूँ, इनकार करता हूँ। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी न्यूज़ में ये क्या है, एकदम छा गए हैं। और ये देखिए, कम्युनिस्ट नेता भट्टाचार्य के अलावा गायिका संध्या मुखोपाध्याय और तबला वादक अनिद्य चट्टोपाध्याय ने भी क्या कर दिया, लेने से इनकार कर दिया है। तो ये चीज़ था जो मुझे बताना था। और कुछ और फैक्ट इसके बारे में बता देते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, वहीं बता देते हैं। एक मिनट। यहीं देख लेते हैं। अब ये बताइए कि जो पद्म पुरुष दिया जाता है, पद्म पुरुष जो दिया जाता है उसका प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए क्या करना। अभी कुछ अगर इन्होंने कहा कि मुझे नहीं बताया गया, इसमें कुछ प्रोसेस ऐसा होता होगा, देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। तो पद्म पुरस्कार के लिए क्या होता है, जो मतलब उनमें जो जिसको दिया जाता है उनमें क्या करते हैं, सभी नामांकन को क्या करते हैं, उसको पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखा जाता है। पद्म पुरस्कार के लिए जो प्राप्त सभी नामांकन होते हैं उनको किसके समक्ष रखते हैं, पद्म पुरस्कार
समिति, पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष जितने भी नामांकन होते हैं रखा जाता है। और इस समिति का क्या काम है, इस समिति का गठन कौन करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं, और ये हर साल किया जाता है। इस समिति का गठन क्या करते हैं, हर साल करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री करते हैं। और इस समिति की, पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता वो कौन करता है, कैबिनेट सचिव करते हैं, कैबिनेट सचिव करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें गृह सचिव होते हैं, राष्ट्रपति के सचिव होते हैं, और सदस्य के रूप में 4 से 6 जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे वो इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो समिति की सिफारिश होगी उसको, उनकी सिफारिशें, समिति की सिफारिशें क्या होती हैं, अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और फिर क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और बता ही दिया कि गृह मंत्रालय के द्वारा गणतंत्र दिवस की संध्या पर इन पद्म पुरस्कारों की क्या की गई है, घोषणा की गई है। अब इससे रिलेटेड कहीं भी घुमा फिरा करके क्वेश्चन दे दे, आपका छूटने वाला नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, HPCL, HPCL यानी कि हिंदुस्तान, देख लेते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है। और ये HPCL है क्या? ये एक क्या है? भारत की महारत्न कंपनी है। क्या है? भारत की एक महारत्न कंपनी है। और ये जो है कि अभी इसमें क्या नाम है, भारत की जो नवीनतम महारत्न कंपनी बनी है वो कौन सी है? भारत की नवीनतम जो महारत्न कंपनी बनी है, कई बार अपने लेक्चर में हम इसको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बनी है। तो भारत की जो नवीनतम महारत्न कंपनी बनी है वो है पावर फाइनेंस लिमिटेड, ये भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी बनी है। अगर बात करें ये जो पुष्प कुमार जोशी बने हैं, ये किसके स्थान पर बने हैं? अब मतलब अभी कौन है जिसका स्थान ये क्या इन्होंने ग्रहण किया है, पुष्प कुमार जोशी ने? तो किसके स्थान पर? मुकेश कुमार के स्थान पर। किसके स्थान पर? मुकेश कुमार के स्थान पर। क्लियर हो गया होगा। और इनका जो कार्यकाल है वो 2024 तक, कार्यकाल इनका 2024 तक। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 जनवरी क्या क्वेश्चन कह रहा है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में 13 नए जिले बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में 13 नए जिले बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो कौन सा है वो राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस की ही संध्या पर ये अधिसूचना जारी की गई है। तो अब कुल मिलाकर के आंध्र प्रदेश में 26 जिले हो गए हैं। यानी कि पहले कितने? 13, और अब और 13 मिला करके कितने हो गए? 26। तो टोटल अब आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इस पे क्या करिए, स्टार बना लीजिए। ये भी बहुत मतलब आज के कोई भी क्वेश्चन नहीं कह सकते इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको देख लेते हैं क्या है। 25 जनवरी 2022 को जारी, क्या जारी, कौन सा सूचकांक? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कौन सी है?
क्या क्वेश्चन है, फिर से पढ़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है, भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की जो रैंकिंग है वो 85 है, 85 नंबर पर है। और 2020 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 86 नंबर पर थी। यानी कि इसमें क्या हुआ है, एक रैंक का सुधार देखने को मिल रहा है। यानी एक स्थान क्या हो गया है, ये ऊपर आ गया है, एक रैंक इसमें सुधार हुआ है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं एग्जाम में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2021 में भारत की रैंकिंग 85 है और 2020 में क्या थी, इसकी रैंकिंग 86 थी। यानी कितने रैंक का सुधार हुआ है, तो एक रैंक का। और देख लेते हैं इसमें कि ये जो सूचकांक है इसमें कितने देशों की रैंकिंग जारी की गई है, 180 देशों की, 180 देशों की रैंकिंग इसमें जारी की गई है। और इसमें क्या किया जाता है कि ये रैंकिंग जो होती है 0 से लेकर के 100 अंक के पैमानों का उपयोग करके ये रैंकिंग की जाती है। जो देश जो है अगर ज़ीरो अंक प्राप्त करता है तो उसको माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। जो 0 अंक पाता है उसका मतलब है कि वो क्या है, वो देश सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। जबकि जो 100 पाता है उसका मतलब है कि ये भ्रष्टाचार की दृष्टि से बेहद अच्छा माना जाता है, कि मतलब वहाँ पर क्या है, बहुत ही कम मतलब भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अगर बात करें कि इसमें मतलब फर्स्ट नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर कहने का मतलब जहाँ पे बहुत ही कम भ्रष्टाचार देखने को मिलता है तो वो है डेनमार्क। ये कई सालों से नंबर 1 पर आ रहा है। क्या बताया मैंने, डेनमार्क। नोट कर लीजिएगा, वैसे भारत की रैंकिंग ही पूछी जाती है अधिकतर, लेकिन हमें पता सब होना चाहिए, कहीं से भी पूछ ले तो हमारा क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। तो क्या बताया मैंने कि डेनमार्क जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। और देख लेते हैं और भी देशों की रैंकिंग, एक मिनट। अगर डेनमार्क के बाद भी देख लेते हैं और कौन है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ये सब क्या है, टॉप पर हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ये सब टॉप पर हैं। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब क्या हैं, नीचे हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब क्या है, नीचे हैं। पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 140 है, 140। पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 140 पर है, मतलब कि ये क्या किया है, 16 स्थान और गिर गया है। और जो बांग्लादेश है, हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश वो है 147 पर, 147 रैंक पर। और अफ़गानिस्तान की बात देखी जाए तो वो 174 पर है। अफ़गानिस्तान की बात की जाए जो कि तालिबान का शासन है इस समय, तो उस अफ़गानिस्तान किस रैंक पर है, 174 पर है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, एक एक फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख लेते हैं कि ये सूचकांक आखिर जारी कौन करता है, ये सूचकांक जारी कौन करता है। तो यही पूछ सकता है, कुछ ना पूछ करके यही पूछ सकता है कि किसके द्वारा, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये सूचकांक जो है जारी किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ मतलब इंडेक्स देख लेते हैं जो कि 21-22 की हैं, तो फटाफट हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट, हम लिखेंगे नहीं, आप लोग सुन करके उसको नोट डाउन कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है बस वही बताएंगे। कि जैसे देखा जाए ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में 2021, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत किस नंबर पर है, 18वां नंबर पर है, 18th नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2022, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इम्पोर्टेंट है ये लाइन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कौन सी है, 10वें नंबर पर है। अगर वैश्विक रिश्वत जोखिम में देखा जाए भारत की रैंकिंग 2021, वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत किस रैंक पर है,
82 यानी कि 82, ये क्लियर हो गया होगा। और अगर हुरून का जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है 2021, उसमें भारत की रैंकिंग 3rd है, ये क्लियर हो गया होगा। और डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंकिंग 3री है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी हुआ है 2022 का, तो उसमें जापान तो टॉप पर है, फर्स्ट पर है, और भारत की रैंकिंग जो है 83 है। अभी हाल ही में जारी हुई थी हेनले पासपोर्ट, जनवरी में ही 2022, 83 रैंक पर है। और ये क्लियर हो गया। और बता ही दिया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI, जिसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहा जाता है, ये जारी किया गया। इसको क्या बोलते हैं? CPI बोलते हैं। CPI का मतलब करप्शन, P से परसेप्शंस, I मतलब इंडेक्स। 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 26 जनवरी को भारतीय नौसेना का, क्या क्वेश्चन है? 26 जनवरी को भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस INS खुखरी को किसे सौंप दिया गया है? तो INS खुखरी जो है, इसको अभी क्या किया गया था? डीकमीशन कर दिया गया था। कहने का मतलब है सेवा मुक्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? सेवा मुक्त कर दिया गया था। सेवा मुक्त कर दिया गया। कब सेवा मुक्त किया गया था इसको? तो ये भी देख लेते हैं। तो इसको 2021 में 2021 में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया था। अगर डीकमीशन और कमीशन इसको मतलब कब इसको सेवा में लिया गया था? इसको कब कमीशन किया गया था? इसको कब कमीशन किया गया था? तो 1989 में, 1989 में इसको कमीशन किया गया था। 2021 में अभी इसको क्या किया गया था? 23 दिसंबर को INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया गया था, डीकमीशन कर दिया गया था। यानी टोटल इसने जो सेवा किया INS खुखरी ने 32 साल की सेवा के बाद 23 दिसंबर 2021 को इसको क्या किया गया? डीकमीशन यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया। और ये क्या है? नौसेना का क्या है? नौसेना का क्या है? जहाज है जो, और इस पे सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से ये क्या है? लैस है। तो इसको डीकमीशन कर दिया गया था। अब जब इसको डीकमीशन कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया, तो इसे सौंपा क्यों जा रहा है? पहले तो किसको सौंपा गया है ये देख लेते हैं। द्वीप प्रशासन को सौंपा गया है। तो क्यों दिया गया है? द्वीप प्रशासन को क्यों सौंप दिया गया है? ताकि ये क्या करे? इसे एक क्या करे? एक पूर्ण संग्रहालय के रूप में इसको क्या किया जा सके? रूप में विकसित किया जा सके। इसे एक पूर्ण संग्रहालय के रूप में विकसित कर सके, इसलिए इसको क्या किया गया है? द्वीप प्रशासन को सौंपा गया है। खुखरी मेमोरियल के रूप में इसको विकसित किया करे द्वीप प्रशासन, इसलिए उसको क्या किया गया है? उसको सौंप दिया गया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य में, एक मिनट, क्या कह रहा है? किस राज्य में हाल ही में जीनस गनोडर्मा, क्या क्वेश्चन? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि किस राज्य में हाल ही में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की गई है? तो जीनस गनोडर्मा, और ये कहाँ पे की गई? केरला। दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट। ये है, ये आप लोग देख रहे होंगे। इसी को जीनस गनोडर्मा की प्रजाति है, कवक की प्रजाति है। ये इसकी क्या की गई है? खोज की गई है। कहाँ से खोज की गई है? केरल से खोज की गई है। तो ये क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। और देख लेते हैं इसके बारे में, और जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो केरल के शोधकर्ता हैं, उन्होंने इसकी कवक की जो जीनस गनोडर्मा है, इससे जुड़ी 2 नई प्रजातियों की पहचान की है। और ये जो प्रजातियां हैं, 1 मिनट, ये जो प्रजातियां हैं
दिख रहा होगा। तो ये जो हैं नारियल, ये प्रजातियां जो हैं नारियल के तने जो होते हैं, नारियल के तने के सड़न, नारियल के तने के सड़न रोग से संबंधित है। ये जो कवक की प्रजातियां अभी खोजी गई हैं केरल से, जिसका जीनस गनोडर्मा से जुड़ी हुई प्रजाति हैं, तो ये किससे संबंधित है? नारियल के तने के सड़न रोग से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? नारियल के तने के सड़न रोग से संबंधित है। और भारत के विभिन्न भागों में ये जो है जो ये कवक है, ये नारियल का जो मूल तना होता है उसको कई नामों से जानते हैं। नारियल के तने को, एक मिनट थोड़ा यहाँ देखते हैं, ये थोड़ा स्पेस है यहाँ। नारियल के मूल तने, मतलब जो बेसल स्टेम रूट ऑफ कोकोनट है उसको कई नामों से जानते हैं। बेसल स्टेम रूट ऑफ कोकोनट को कई नामों से जानते हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसको कई नामों से जानते हैं। जैसे देख लेते हैं, पूछ ले तो पता होना चाहिए हमें। आंध्र प्रदेश में गनोडर्मा विल्ट के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में इसे किसको, नारियल के मूल तने को कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है तो वो बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में गनोडर्मा बिल्ट के नाम से, कर्नाटका में अनाबरोगा नाम से, अनाबरोगा, एक गा पर आ की मात्रा है, ठीक है, जगह नहीं है तो नहीं हो पा रहा, अनाबरोगा नाम से। एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं। कर्नाटक में अनाबरोगा। तमिलनाडु की बात करें तो तंजावुर विल्ट के नाम से जानते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो 2 प्रजातियां खोजी गई हैं इनका नाम क्या रखा गया है, तो नाम देख लेते हैं इनका। एक मिनट शायद हो मेरे पास, एक मिनट देख लेते हैं। ये दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ केरल के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की जो नारियल के तने के सड़ने से जुड़ी हुई हैं। और ये दोनों जो नाम है ये देख लीजिए, जिसका नाम क्या है, केरल में मिली है तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, एक तो गैनोडर्मा, जीसस गैनोडर्मा प्रजाति से संबंधित है तो नाम क्या रख दिया गया, उसी से संबंधित रख दिया गया गैनोडर्मा केरलेंस। और दूसरे का नाम क्या रखा गया, गैनोडर्मा स्यूडो एप्लानेटम। गैनोडर्मा केरलेंस और जी का मतलब वही गैनोडर्मा स्यूडो एप्लानेटम। तो ये देख लीजिए, ये यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो ये देख लीजिए आप लोग। चलते हैं और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। ये कवक पता ही होगा, कवक जो होते हैं ये एकल कोशिका या बहुजटिल बहुकोशिकाएं वाले जीव हो सकते हैं और ये लगभग किसी भी आवास में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो ये ज़मीन पर रहते हैं। और विशेष रूप से देखा जाए तो समुद्र या मीठे पानी के बजाय ये क्या करते हैं, मिट्टी या पौधों पर पाए जाते हैं। और ये मतलब कवक जानवरों में बीमारियों, बहुत कम संख्या में देखा जाए तो कवक जानवरों में बीमारियों का कारण बनते हैं। लेकिन मनुष्य में देखा जाए तो मनुष्य में कवक से एथलीट फुट, दाद, थ्रस जैसे त्वचा रोग शामिल हैं। क्या कहा मैंने कि कवक से मनुष्य में एथलीट फुट, दाद, थ्रस जैसे त्वचा रोग शामिल हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, जितने भी कवक से संबंधित फैक्ट थे मैंने डिस्कस आप लोगों के साथ कर लिया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा, केरल से आज बहुत न्यूज़ है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, केरला में स्थापित किया जाएगा। कि ग्राफीन क्या है, तो
ग्रेफाइट की एक पतली परत है, पतली परत, ग्राफीन। ग्रेफाइट की एक पतली परत। और ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट। तो ये जो ग्राफीन है इसकी ये मतलब एक बहुत ही पतला पदार्थ, और इसकी जो मजबूती होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है कहाँ पर खोला जा रहा है? ये केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? केरला में स्थापित किया जा रहा है। केरला के बारे में कुछ फैक्ट। और ये जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, एक मिनट, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल त्रिशूर में सीमेट क्या है? सीमेट देख लेते हैं। सेंटर फॉर एम से मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंटी मतलब टेक्नोलॉजी। तो क्या कहा मैंने? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल त्रिशूर में सीमेट के सहयोग से ये जो मतलब ग्राफीन नवाचार केंद्र है इसको स्थापित किया जाएगा। किसकी मदद से? सीमेट के सहयोग से ये स्थापित किया जाएगा केरल में। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल त्रिशूर में ये स्थापित किया जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। केरल की बात करें तो शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है, जो कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला है शांत घाटी। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल में है। पेरियार नदी केरल में है। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल का ही है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें, कथकली, मोहिनी अट्टम केरल का ही है। और केरल के जो केरल एरिया है उस वहाँ के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। जब हमारा क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस, तभी ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए क्या करना है? जागरूकता पैदा करना है। तो ये पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है इसकी थीम देख लेते हैं। इसकी थीम क्या है? ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। क्या कहा मैंने? थीम क्या है? ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। अगर इंग्लिश में यही देखना हो तो क्या हो जाएगा? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसकी थीम क्या है? ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, यानी कि रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। चलिए ये हो गया है। अब देख लेते हैं जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है पहली बार कब स्टार्ट किया गया था, कब मनाया गया था। तो 1948 में क्या किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था। किसके लिए स्टार्ट किया गया था? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। और पर्यटन की दृष्टि से पता ही है कि यहाँ पे हमारा जो देखा जाए कि भारत में पर्यटन क्षेत्र से सालाना $220 बिलियन का राजस्व उत्पन्न होता है। सालाना जो है $220 बिलियन का राजस्व उत्पन्न किया है ये इस पर्यटन क्षेत्र ने। और पर्यटन जो है ये देखा जाए तो पर्यटन क्षेत्र जो है ये देश के कुल जो सकल घरेलू उत्पाद में 9.2% का योगदान देता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में, कुल सकल घरेलू उत्पाद में ये कितने परसेंट का योगदान देता है? 9.2% का योगदान देता है। और रोजगार की दृष्टि से बात करें तो 8.1% का योगदान ये देता है हमारा पर्यटन क्षेत्र। और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को
ये यूपीएससी के काम के लिए है, वनडे एग्ज़ाम के लिए नहीं, लेकिन मैंने बता दिया ताकि जो भी देखे सभी का एक ही वीडियो में काम चल जाए। तो ये जो देखा जाए तो भारत में कितने यूनेस्को स्थल हैं? 40। अभी कल भी इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, अब आया है तो ये भी देख लेते हैं। भारत में 40 यूनेस्को विरासत स्थल है। कितने? 40। कितने हैं? 40। इसमें अभी जो अंतिम जोड़ा गया था 40 नंबर का, कल तो मैंने बताया था कि 30 नंबर का वो रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में जो स्थित है, और 40 नंबर का धौलावीरा जो कि गुजरात में है। धौलावीरा हड़प्पा का शहर है। तो ये 40वें नंबर पर धौलावीरा को उसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम जो है भारत का जैविक राज्य है। ये सब बहुत ही क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा आप लोग को इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, ताकि ये आप लोग के कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। तो सिक्किम भारत का क्या है? जैविक राज्य है। यहाँ पर जो है सिक्किम राज्य में 47.3% भूमि क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। कितने क्षेत्र? कितनी भूमि क्षेत्र वनाच्छादित है? 47.3%। और इसमें जो है यहाँ पर क्या किया गया? कीटनाशक, सिंथेटिक उर्वरक, एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक हैं, पैकेज्ड जो पेयजल की बोतल है, उन सभी पर सिक्किम में क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है। और सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर है? चिनाब ब्रिज है। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज। और हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा किला है देश का सबसे पुराना किला है। ये सब अदर इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश के जेरी गांव को पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? क्या क्वेश्चन कहा मैंने? किस केंद्र शासित प्रदेश के जेरी गांव को पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया? तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, बस यही है, तो आप लोग इसको फैक्ट जाने रहिए। और ये विश्व दुग्ध दिवस देख लेते हैं कब मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। और श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो कौन है? वर्गीज कुरियन है। ये सब इससे रिलेटेड फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इम्पोर्टेंट है, कल ही अभी इसके बारे में मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया था, आज इसका न्यूज़ में आ ही गया, तो देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया है? तो IMF के द्वारा। IMF के द्वारा मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या किया है? 25 जनवरी को विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में क्या अनुमान लगाया गया है ये देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या अनुमान लगाया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो वैश्विक देख लेते हैं कि वैश्विक आर्थिक विकास जो है 2021 में 5.9% से क्या की गई है? घट करके 2022 में 4.4% हो जाएगी। क्या कह रहा है? 5.9 से घट करके 2022 में वैश्विक दृष्टि से देखा जा रहा है कि यहाँ का जो आर्थिक विकास है, वैश्विक आर्थिक विकास पहले के अनुमान से आधा प्रतिशत कम हो जाएगा। यानी कि 2021 में जो 5.9% था उससे घट करके 2022 में 4.4% हो जाएगी। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगर भारत की बात करें कि भारत में क्या है, क्या अनुमान लगाया गया है, तो भारत जो है, इसको हटा दे रहे हैं, भारत 2021 से 22 में 9% की दर से क्या करेगा? ये बढ़ेगा। 9% की दर से ये क्या करेगा? भारत बढ़ेगा। और IMF ने 2021 के अनुमान में भारत की जो विकास की संभावना थी वो कितनी लगाई थी? 9.5% लगाई थी, 9.5% की लगाई थी। लेकिन अभी उन्होंने क्या कहा है कि 9% की दर से ये बढ़ेगा। और 22-23 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो वृद्धि है वो भी 9% का ही अनुमान लगाया गया है।
और ये किसके मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि घट रहा है, ओमिक्रॉन का जो प्रभाव है उसी के कारण ये बताया गया है, ये रिपोर्ट आई है। तो चलते हैं हम आगे, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि आईएमएफ की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कब हुई थी? 1945 में। ये एक बार और डिस्कस किए थे लेकिन फिर देख लेते हैं 1945 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसकी क्या की गई थी, मतलब इस पर विचार किया गया था। 1944 में क्या हुआ था? ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर, ये 1944 में विचार किया गया था। स्थापना तो 1945 में होती है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएन सम्मेलन जब हो रहा था तो उसमें इस पर विचार किया गया था। फिर क्या होता है 1945 में, यानी कि 27 दिसंबर 1945 में इसकी क्या कर दी जाती है? औपचारिक रूप गठन कर दिया जाता है इसका। और देख लेते हैं आईएमएफ की मुद्रा क्या है। आईएमएफ की मुद्रा क्या है? एसडीआर है। आईएमएफ की मुद्रा क्या है? एसडीआर है। एसडीआर का मतलब क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट। हिंदी में कहा जाए तो विशेष आहरण अधिकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते चलिएगा। क्या बताया मैंने? विशेष आहरण अधिकार। और इसमें जो है इस एसडीआर में कितनी मुद्रा शामिल है? 5। पहले 4 थी, अभी इसको 5 मतलब एक और शामिल किया गया है तो 5 हो गई है। एसडीआर में कितनी मुद्राएं शामिल हैं? 5 मुद्राएं शामिल हैं। 5 मुद्राएं शामिल हैं। कौन कौन सी 5 है देख लेते हैं। तो इसमें जो है अमेरिकी डॉलर है, अमेरिकी डॉलर। सेकंड क्या है? येन कहाँ का है? जापान। ये येन कहाँ का है? जापान। पाउंड कहाँ का है? ब्रिटिश पाउंड। युआन पता ही चल गया होगा कि कहाँ का है? चीन। युआन, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? रेन मिन बी। और 5th जो है वो क्या है? यूरो। 5th क्या है? यूरो। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। और एसडीआर जो है इसको पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं। एसडीआर को पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं। और एसडीआर का जो ये मूल्य है, एसडीआर का मूल्य हर 5 साल में, एसडीआर का मूल्य जो है हर 5 साल में 5 ईयर पर किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा आयोजित जो बैठक होती है उसमें तय की जाती है। आईएमएफ एक बैठक की आयोजित करता है, उसका आयोजन करता है, जहां पर ये एसडीआर की जो मतलब एसडीआर की जो कीमत होती है हर 5 साल पर इसका जो मूल्य होता है वो तय की जाती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को दूर करने के लिए, समस्या को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए 1969 में आईएमएफ के द्वारा ये एसडीआर को लाया गया था। 1969 में किसके जो तरलता है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से उसकी समस्या को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए 1969 में लाया गया था। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एसडीआर
SDR ये ना तो एक मुद्रा है और ना ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। ये एक पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो SDR का जो मूल्य तय किया जाता है, SDR का जो मूल्य होता है वो बास्केट ऑफ करेंसी, बास्केट ऑफ करेंसी, जो SDR का मूल्य है वो बास्केट ऑफ करेंसी में जो शामिल मुद्रा होती है उसके औसत भार के आधार पर किया जाता है। क्या कहा मैंने? जो SDR का मूल्य निर्धारित किया जाता है वो बास्केट ऑफ करेंसी में जो शामिल मुद्रा होती है उसके औसत भार के आधार पर तय किया जाता है। और इस बास्केट में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 5 देशों की मुद्राएं हैं। एक तो यूरोप का यूरो है, और डॉलर अमेरिकी डॉलर, चीन की मुद्रा रेनमिनबी, जापानी येन, और ब्रिटेन का क्या है? पाउंड है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को निपटाने के लिए जो है ये दुनिया भर में लीडिंग करेंसीज शामिल है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो हो गया आज का करंट अफेयर्स आपका डिस्कशन। चलते हैं फटाफट हम लोग क्या करते हैं, आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन की हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। तो इसको प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग का एक काम है वो कर दीजिए फटाफट, इस सेशन को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। जिसने लाइक नहीं किया, लाइक तो बनता ही है, इतनी मेहनत के बाद तो लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं। लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी करता हो किसी भी कंपटीशन की, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, आपका लॉस बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसको क्या करिए, चैनल को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। और चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? क्या क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके लिए अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गावा और आसफ खान। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा जो मैंने अभी चारों ऑप्शन बताया? तो बहमनी राज्य का संस्थापक जो है अलाउद्दीन हसन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई जगह पूछा गया है ये, PCS में भी, UPSC में भी, बिहार PCS में भी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार बना सकते हैं और देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंडिकेट करता है? तो क्या क्या है ऑप्शन में, खराज, खुम्स, उश्र, मुक्तई। तो क्या आंसर हो जाना चाहिए कि कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंडिकेट करता है? तो एक तो हो जाएगा आपका खराज, और क्या है आपका उश्र, एंड थर्ड क्या है आपका मुक्तई। ये आपके जो हैं भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, खराज, उश्र और मुक्तई। खुम्स क्या होता था? खुम्स आखिर क्या है? तो ये भूमि उत्पाद पर लगने वाला कोई कर नहीं है, बल्कि क्या होता था, जो लूट करके धन लाते थे उसको क्या कहते थे? खुम्स कहते थे। खुम्स का मतलब क्या? लूट का धन। तो खुम्स क्या होता था, जब युद्ध में शत्रु राज्य की जनता को लूट करके जब जाते थे युद्ध करने, तो जो शत्रु राज्य होता था वहाँ से जो लूट का धन प्राप्त होता था तो उसे खुम्स कहते थे। और ये जो लूट का धन प्राप्त होता था, जो खुम्स होता था, उसमें से 4/5 भाग जो है वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। मतलब 5 में से 4 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, और जो 1 भाग बचता था वो क्या होता था, राजकोष में जमा हो जाता था। लेकिन क्या होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि 5/4 मतलब इसको उलट दिया, जो रेशियो बना था उसको उलट दिया कि 5/4 क्या किया, राजकोष में जमा कर दिया, और उसमें से एक हिस्सा जो है वो क्या किया, सैनिकों में बांट दिया। किसके टाइम में ये होता है? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने ये काम किया। बस ये फैक्ट याद रखिए, सारा जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने फैक्ट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? ऑप्शन है आपके लिए इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या होगा आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था
जिसने भू राजस्व नीति में क्या किए थे, कुछ परिवर्तन किया था। उसने क्या किया, उपज का जो 50% भू राजस्व था उसको निश्चित किया कि उपज का क्या करना है, 50% भू राजस्व के रूप में देना है, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए क्या कहा कि हमें क्या करना है, अनाज के रूप में इसको लेना है। और इसके पहले देखा जाए तो जो बलबन हैं और इल्तुतमिश हैं, इन्होंने भू राजस्व उपज की जो थी 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। उन्होंने क्या रखा था, बलबन इल्तुतमिश ने क्या रखा था, भू राजस्व का 1/3 रेशियो लिया था। तो ये था आपका। जबकि ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी वो 50% कर देता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी अलाउद्दीन की भांति क्या था, 50% ही था। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। ऑप्शन है आपका सुहरावर्दी, सेकंड ऋषि संप्रदाय, थर्ड है चिश्ती संप्रदाय, फोर्थ है फिरदौसी संप्रदाय। तो किस संप्रदाय से ये थे, सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय से बहाउद्दीन जकारिया किससे थे, सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस संप्रदाय जो थे, मतलब सुहरावर्दी संप्रदाय जो था, इस संप्रदाय के जो संत लोग थे वो सुखमय जीवन पर बल देते थे। ये मतलब धन संपत्ति ये सब इनकी साधना में कोई बाधा नहीं डालते थे कि उनको चाह हो, हमें धन की चाह है और साधना की, तो ऐसा कुछ नहीं था। इस संप्रदाय के लोग क्या कहते थे, सुखमय जीवन पर बल देते थे। ये लोग इसमें बाधक नहीं मानते थे धन और संपत्ति की साधना में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाबित का संबंध किससे था। जवाबित का संबंध किससे था। ऑप्शन है राज्य कानून, सेकंड है मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, थर्ड है टकसाल से, फोर्थ है कृषि संबंधित कर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जवाबित का संबंध जो था वो किससे था, राज्य कानून से था। किससे था, राज्य कानून से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए है, आपको इसका आंसर देना है। नहीं पता होगा गूगल करिएगा, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, आंसर देने से कुछ चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर हो जाती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बीरबाला कनकलता बरुआ ने किस आंदोलन में भाग लिया था। क्या क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय, आज के एडिटोरियल में था ये क्वेश्चन, वहाँ से मैंने लेके दिया है। तो जो करंट में रहता है, जो डिस्कस मतलब न्यूज़पेपर में जो जिसके बारे में चर्चा रहती है, वही क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं। क्योंकि जो मतलब न्यूज़ में रहता है, चर्चा में रहता है कहीं ना कहीं, तो वही क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम के दृष्टि से ज़्यादा पूछा जाता है, एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बीरबाला कनकलता बरुआ निम्न में से किस आंदोलन में भाग ली है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, तो दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जिसने सेशन लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और क्या करना है इसको, बाकी तो आपको पता है डेली वही चीज़ बोलना है, तो कंजूसी मत करिए, इसको बहुत जितना हो सके उतना शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। तो चलते हैं, कल फिर मिलते हैं नए नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू सो मच।